जय भीम, मैं चेतना, जय भीम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के दलित आंगनवाड़ी सेविकाओं के हाथ का खाना नहीं खाती महिलाएं, आंगनवाड़ी में भी दलितों के साथ भेदभाव। अहमदाबाद में दलित मोर्चे में शामिल हुए बिहार के विधायक, कहा दलित अत्याचार के विरोध में ऊना तक जाऊंगा। और विदर्भ की मांग को लेकर विदर्भवादी आक्रामक, किया नागपुर में जोरदार प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। देश में दलितों के साथ कितना अत्याचार किया जाता है, इसका जीता जागता नजारा उत्तर प्रदेश में सामने आया है, जहां की एक आंगनवाड़ी में गर्भवती महिलाएं आंगनवाड़ी का खाना इसलिए नहीं खाती क्योंकि इस खाने को पकाने वाली महिलाएं दलित जाति की है। उत्तर प्रदेश के इस दलित विरोधी नीति पर देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। सरकार इस समाज में जातीय भेदभाव समाप्त करने के कितने भी खोखले दावे क्यों न कर ले, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत के बाद ये सब दावे खोखले साबित हो जाते हैं। और उत्तर प्रदेश की इस खबर से तो साफ पता चलता है कि दलितों के साथ यह कितना निचले दर्जे का भेदभाव किया जाता है। जैसे उनकी बिरादर और है, हम नहीं खाते मुसलमान। हाँ देखो जी, ऐसी बात जो है वो कहो। आप क्या वजह है, क्यों नहीं खाते हैं? शुरू से ही ऐसा है? पहले से नहीं खाते हम लोग। और लोग भी मना कर रहे हैं जो अपर कास्ट हिंदू हैं। हाँ तो सभी कह रहे हैं। क्यों नहीं खा रही हो? नहीं खाएंगे हम खाना। क्यों नहीं खाओगी? हाँ और क्या, अपनी अपनी मर्जी हुआ आता है, नहीं खाते हैं पके हुए किसी की। छूआछूत मानती हो? और तो बाजार से जब कोई चीज खरीद के लाती हो वो पता होता है? वो तो बंद में होती है। ये पका हुआ कोई चीज लाती हो, समोसा लाती हो या कुछ? पका हुआ तो सभी खा रहे हैं, दुनिया खा रही तो हम भी खा रहे हैं। तो ये भी तो पका हुआ ही है। ये भी तो पका हुआ है। जी तो हमारा दिल नहीं है। इन उच्च जाति की महिलाओं ने इसलिए आंगनवाड़ी का खाना खाने से मना कर दिया क्योंकि इसको पकाया इन दलित महिलाओं ने। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य पोषक मिशन के तहत हौसला पोषक योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को आंगनवाड़ी के तहत पोषक आहार दिया जाता है, जहां पीलीभीत के एक आंगनवाड़ी में इसे पकाने वाली 2 महिला दलित होने के कारण इनके हाथ का खाना कोई नहीं खाता। आशा देवी। क्या दिक्कत आ रही है? सर हम कार्यकर्त्री और सहायिका दोनों ही ऐसी जाति की हैं, जाट हो। तो हमारी मतलब जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें पहले यही बात रखी कि हम ऐसी का बना, हाथ का बना खाना नहीं खाएंगे। कोई और केंद्र भी चल रहा है यहाँ? जी 2 केंद्र हैं यहाँ, और दूसरे केंद्र पर हमारी जो दूसरी कार्यकर्त्री हैं वो जात की पंडित, दोनों लोग सहायिका जो कार्यकर्त्री हैं दोनों ही मतलब पंडित हैं। तो बोले उनके द्वारा अगर खाना बनवाया जाएगा तो हम खा सकते हैं, वरना हम खाना नहीं खाएंगे। मतलब साफ है कि दलितों की अहमियत उत्तर प्रदेश में किस तरह से है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। हम भले ही खुद को 21वीं सदी का मानते हो, लेकिन सच बात तो ये है कि आज दलितों के लिए इस देश में कोई सम्मान नहीं। जहां उत्तर प्रदेश के इस पीलीभीत आंगनवाड़ी की घटना से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि धनकुना गांव में जो हमारी हौसला योजना की शुरुआत हुई है 3 तारीख से, हमें ये बताया गया कि कल एक जगह कुछ समस्या आई है जहां पे कुछ महिलाओं ने कुछ रसोइये की वजह से कुछ अपनी बातें उठाई हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि वो खाना नहीं खाएंगी। अब प्रश्न ये है कि वो अपने घर से आई, आंगनवाड़ी केंद्र तक आई। अब हम लोग दिखवा रहे हैं कि वास्तव में मामला क्या है। क्या वास्तव में उस रसोइये से उन्हें कोई समस्या है या कोई और बात है? यदि आज भी जाति विशेष के आधार पर लोग सरकारी योजनाओं का अगर विरोध करते तो निश्चित तौर पे ये दुख का विषय है। बहरहाल अखिलेश सरकार के राज्य में दलितों पर उत्तर प्रदेश में जो बर्बरता वाला व्यवहार किया जा रहा है उससे तो आप वाकिफ हो गए होंगे। उत्तर प्रदेश में दलित होने का खामियाजा कितना भयानक हम दलितों को भुगतना पड़ रहा होगा, जब यह कोई दलित के हाथ के खाने को भी छू की बीमारी से कम नहीं समझता।
ऐसे में हम दलितों की आंखें ये आंगनवाड़ी की खबर खोलती है, जहां दलितों को जानवर से भी बदतर समझा जाता हो। गुजरात के ऊना में दलितों पर हुए अत्याचार के बाद अहमदाबाद में दलित संगठनों द्वारा आज़ादी कूच यात्रा निकाली गई है। जहां अहमदाबाद से ऊना के लिए निकाली गई इस यात्रा में बिहार के भोजपुर त्रिहाई के विधायक सुदाम प्रसाद पहुंचे हैं, जो दलित अत्याचार का विरोध करने ऊना तक पहुंचने वाले हैं। तो किया था भोजपुर में सामंती शोषण उत्पीड़न के खिलाफ में, वो शोषण उत्पीड़न आज भी गुजरात में जारी है और हम इसके मुखालफत करते हैं। जिस दिन ऊना की घटना घटी, दलितों की पिटाई हुई, हमने पूरे बिहार में CPI-ML लिबरेशन की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया, भाजपा और संघ परिवार के नेताओं का पुतला दहन किया कि ये हिंदुत्व की बात करते हैं और ये माने एक बड़ी गोलबंदी चाहते हैं। लेकिन आज भी ये दलितों को हिंदू नहीं समझते। जो दलित समाज का सबसे गंदा काम करते हैं, मरे हुए जानवर उठाकर फेंकते हैं, उसका चाम छील कर ले जाते हैं, नाली गाली साफ करते हैं, पैखाना साफ करते हैं, पूरे संसार को वे स्वर्ग बनाते हैं मेहनत से, लेकिन उन्हें नरक में रहने के लिए बाध्य किया गया और इस नरक में भी उन्हें शांति से नहीं रहने दिया जा रहा है। इसलिए हम अपना प्रोटेस्ट जारी करने के लिए 11 लोग बिहार से आए हैं, आज ही आए हैं और हम लोग अंत तक रहेंगे इस यात्रा में शामिल। पूरी तरह से जिस तरह से गुजरात में दंगे हुए 2001 में, मुसलमानों का संहार हुआ पुलिस की कस्टडी में, पुलिस की देखरेख में, पुलिस आगे पीछे चलती थी और बीच में ये दुकानें लूटते थे, जनसंहार करते थे, उसी तरह से पुलिस के संरक्षण में इन लोगों ने पिटाई किया। अगर पुलिस हट जाए तो मार करके यहाँ के लोग चाम खींच लेंगे इन भाजपाइयों का। हम इसके जरिए पूरे देश के दलितों को, अक़लियतों को, अति पिछड़ों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आपकी संख्या देश में सबसे ज़्यादा है और आप संगठित होइए, संगठित होकर के अपना राज, मेहनत कशों का राज, गरीबों का राज बनाने की लड़ाई को शुरू करें। तमाम धड़े के लोग हैं, सबको हम आपके माध्यम से आमंत्रण देना चाहते हैं। बाबा साहब ही थे जिन्होंने दलितों की मुक्ति की बात की कि जब तक भारत में जाति व्यवस्था का अंत नहीं होगा ये आज़ादी झूठी है। दलितों की मुक्ति के बाद ही सच्ची आज़ादी होगी। आज भी उन्हें कहा जाए कि गुलाम समझा जाता है। सवर्ण समाज जो है दलितों को गुलाम समझता है। जब तक इस गुलामी को ख़त्म नहीं किया जाएगा सही मायने में आज़ादी नहीं मिलेगी। और कम्युनिस्ट पार्टी भी मान सम्मान के लिए, दलितों के मान सम्मान, रोजगार के लिए, ज़मीन के लिए, आवास के लिए आदिकाल से लड़ रही है और लड़ती रहेगी। नहीं बोलेंगे क्यों? सब चीज़ों का संरक्षण है, उन्हीं के नेतृत्व में सारा कुछ हो रहा है। गुजरात में जो दंगे हुए, अभी दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है, ये सब कुछ प्रधानमंत्री की देखरेख में हो रहा है, अमित शाह की देखरेख में हो रहा है, भागवत आजाद के देखरेख में हो रहा है। ये लोग क्यों बोलेंगे? बिल्कुल ये असंवेदनशीलता की प्रकाष्ठा है। ठीक ना, पिटाई किया पुलिस संरक्षण में और उनको हॉस्पिटल भी घायल लोगों को नहीं पहुँचाया। हम लोग बिहार में भी हम अपने करीब पाते हैं यहाँ के दलितों को। बिहार में दलित जागरण को रोकने के लिए भाजपा ने, संघ परिवार ने वहाँ रणवीर सेना बनाया, जिसने 26 जनसंहार किया दलितों का, छोटे छोटे बच्चों का कत्ल, बाथे जनसंहार, बतानी टोला जनसंहार। और सारे जनसंहारी जो हैं वो कहा जाए कि लालू राज में जनसंहार हुआ और नीतीश राज में सब लोग छोड़ दिए गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मोर्चे पर तमाम पार्टियाँ एक हैं, दलितों के खिलाफ हैं। भले ये लोग माने नाटक करें ये लोग कि हम दलितों के पक्ष में, हम आरक्षण के पक्ष में हैं। पृथक विदर्भ की मांग को लेकर विदर्भवादी संगठनों की ओर से नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के निवास स्थान पर ठिया आंदोलन पुकारा था, जिसके मद्देनजर पूरे विदर्भ से विदर्भवादी कार्यकर्ता सैकड़ों की तादाद में शामिल हुए थे, जिसका जायजा लिया हमारे रिपोर्टर स्वप्निल पराड ने। अलग विदर्भ की मांग को लेकर इस वक्त हमारे साथ में विदर्भवादी नेता राम नेवले जी आइए, उनसे जानते हैं। भाऊ, एक बात बताइए कि अलग विदर्भ की मांग को लेकर पिछले कई सालों से आप लड़ रहे हैं, अभी तक मांग नहीं उठी, अभी आप सड़क पे आए क्यों? विदर्भ की मांग बहुत पुरानी है, कई बार आंदोलन हुए, कई बार रुके। 1997 में भुवनेश्वर का ठहराव हुआ था भाजपा का कार्यकारिणी का कि हम विदर्भ देंगे, लेकिन उस वक्त
अटल बिहारी जी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने हमें 3 राज्य दिए लेकिन विदर्भ नहीं दिया। हमारे विदर्भ के जनता के साथ उन्होंने उस वक्त विश्वासघात किया। और आज 2 साल पहले गडकरी जी ने लिखित दिया था कि हम आपको विदर्भ देंगे, लेकिन इन्होंने भी 2.25 साल हुए हमें विदर्भ नहीं दिया। दूसरे बार विदर्भ के जनता के साथ उन्होंने विश्वासघात किया है। हमारे जनता को उन्होंने विदर्भ देने का वादा किया, फिर भी नहीं दिया है, वादा खिलाफी की है। इसलिए आज हम उनके घर के सामने में यहाँ पे ठिया लगाया है। अब यहाँ पे कम से कम 10,000 लोगों से ज़्यादा है, युवाएं हैं, महिलाएं हैं। हम बड़े संख्या में यहाँ पे ठिया लगा के बैठे हैं। गडकरी जी हमें विदर्भ दो, आपने बोला था, आपने वादा किया था हमें विदर्भ देने का, अगर नहीं देते हैं तो आपको विदर्भ छोड़ना पड़ेगा। विदर्भ दो या विदर्भ छोड़ो, ऐसा हमारा नारा है। मगर आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से अभी अल्टीमेटम आपकी तरफ से कुछ दिया गया है कि सरकार को कि अगर विदर्भ नहीं देते, कुछ डेडलाइन दी गई है क्या? 31 दिसंबर तक अगर विदर्भ का इन्होंने निर्णय नहीं लिया तो 1 जनवरी के बाद में हमारा आंदोलन बहुत ज़बरदस्त तीव्र होने वाला है और सरकार को विदर्भ देना ही पड़ेगा। अगर पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि विदर्भ की जनता हो, किसान हो, आम लोगों हो, काफ़ी रोष दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, अभी विदर्भ की जनता खोल गई है, क्योंकि किसानों को वादा किया था इन्होंने कि हम किसानों का कर्ज मुक्त करेंगे, वो भी किया नहीं है। किसानों को वाजिब दाम देंगे, वो भी दिया नहीं है। किसानों की बिजली माफ़ करेंगे, वो भी किया नहीं है। पृथक विदर्भ देंगे, वो भी किया नहीं है। इसलिए जवाब मांगने के लिए हम गडकरी जी के वाड़े में आए हैं। भाऊ, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, चुनाव आते ही विदर्भ का मुद्दा हो जाता है, चुनाव जीतने के बाद में विदर्भ को भूल जाते हैं? अभी तक कांग्रेस ने भी वही किया है और बीजेपी ने भी वही किया है। अभी तक विदर्भ के जनता को भूल जाते हैं। चुनाव के बाद वोट बटोरने के लिए उनको आश्वासन दिया जाता है और बाद में लेकिन वो वादा खिलाफी करते हैं। इसलिए हम चुनाव के वक्त भी हम देखने वाले हैं कि इनके 44 आमदार चुन के आए थे, विधायक चुन के आए थे, अब 4 भी नहीं आएंगे। ये हम विदर्भ की जनता उनको बताने वाली है। धन्यवाद। तो ये थे विदर्भवादी नेता राम नेवले जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उन्होंने विदर्भ की जनता के साथ में वादा खिलाफी की है। कैमरा पर्सन मयूर के साथ स्वप्निल पराड, विदर्भ टीवी, नागपुर। मैं धनंजय धार्मिक, रिटायर्ड चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स, मी या आंदोलनाशी। मैं इस आंदोलन से शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, रिटायर होने के पहले से ही। और उस समय भी जब मैं चीफ कमिश्नर था, उस समय भी विजय दर्डा जी ने मेरी मुलाकात ली थी लोकमत के लिए। तब भी मैंने कहा था विदर्भ एक स्वयंपूर्ण स्टेट होगा, हमको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए श्रीकांत जिचकर जी का जो कहना था कि विदर्भ स्वयंपूर्ण नहीं हो सकता, वो गलत है। हम स्वयंपूर्ण हैं, हमको किसी भी स्पेशल एड की ज़रूरत नहीं है और हमने दिखा दिया है। और यह जो आंदोलन है यह गांव-गांव में पहुंच गया है। अभी गांव में किसानों का, युवकों का, सब जगह आंदोलन ये हो गया है। और आज आप देख रहे हैं यहाँ जितनी संख्या यहाँ के लोगों की है, उतनी संख्या ग्रामीण भाग से आई हुई है। हम यहाँ 10,000 से 15,000 लोग यहाँ हैं। और यह आंदोलन यदि हमको विदर्भ अलग नहीं मिलता है 31 दिसंबर तक, तो फिर यह उग्र आंदोलन होगा। और उस समय में बाकी जो नेताओं हमको गुमराह करे, उन नेताओं का क्या होगा यह वही नेता जानेंगे। देश के संविधान के आर्टिकल 2 और 3 के तहत सिंपल मेजॉरिटी से केंद्र सरकार और संसद रिजोल्यूशन पास कर सकती है, स्ट्रांग पॉलिटिकल विल करके। ना तो शिवसेना की ज़रूरत है, ना तो किसी पार्टी की। सिर्फ राज्य सरकार ने ओपिनियन इन्फॉर्म करना है, हाँ या ना। तो ऐसी हालत में हम देखा है कि भाई आपने कसम खाई है तो आप ये विदर्भ देते हो या जाते हो। हम पूछना है, महाराष्ट्रवादी विदर्भ छोड़ो। और इनको एक याद दिलाना है, वो मराठी में जरासंध वध नाम की कविता है, उसमें ऐसा है, अरे भाई हमारे आदिवासी आए, उनका डांस है, तो ये इसमें वो बोलते कहता है जरासंध श्री कृष्ण को, तू बहुरूपी खेळसी सोंगे, कोण ते युद्ध जिंकिले अंगे, वेड़ी बाबड़ी, जात के नाम पर मजहब का धर्म नाम के धर्म मत मांगने वाले आप
वेडी भाबडी भाविके भनंगे तुझे शुरत्व त्या माझी. आणि आम्ही म्हणतो तुझ्या भुजत नाही बळ, आता विदर्भ सोडून पळ. चहा गरम भजे चाय गरम भजी गरम गडकरी बेशक. हिंसक आंदोलन हम 31 दिसंबर तक नहीं करेंगे. सरकार को इतला दिया है और नहीं हुआ तो 1 जनवरी से हम बोलेंगे देते हो या जाते हो या जनता के जूते खाते हो. ये भले तरी देऊ कासेची लंगोटी माठाळाचे काती देऊ माती. पहले बात से बाद में मुलाकात से और नंगे कोई खुदा डरता ये खातरी होती है और लातों के भूत बातों से नहीं मानते. ऐसे हालत में हम फिर लात से ये आंदोलन जनता शुरू करेगी. हमको कानून हाथ में लेने की जरूरत है. पृथक विदर्भ की मांग विदर्भवादी कई वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही, जिस कारण क्रांति दिन के अवसर पर नागपुर में सुलेखाताई कुंभारे, राजेश काकड़े और कई राजकीय संगठनों ने आंदोलन कर स्वतंत्र विदर्भ की मांग की. विदर्भ राज्य को हम महाराष्ट्र से अलग कर एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा देंगे, ऐसा आश्वासन कई राजनीतिक पक्षों ने विदर्भ की जनता को चुनाव से पूर्व दिया था, लेकिन अभी तक इस पर सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया. इसी कारण क्रांति दिन के अवसर पर नागपुर में एक बार फिर लोगों ने पूरे जोश के साथ आंदोलन किया और विदर्भ को महाराष्ट्र से अलग करने की मांग की. बहुजन रिपब्लिकन एकता मंच की ओर से भी आज क्रांति दिन के अवसर पर नागपुर के संविधान चौक में आंदोलन किया गया. यह आंदोलन सुलेखाताई कुंभारे इनकी अध्यक्षता में किया गया. इस आंदोलन में उनके सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे और जोगेंद्र कवाड़े के साथ कई बड़े कार्यकर्ता भी मौजूद थे. इस आंदोलन में कार्यकर्ताओं ने नारे देकर विदर्भ को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए ऐसी मांग सरकार से की. बहुजन रिपब्लिकन एकता मंचच्या वतीने व सर्व समर्पित असलेले विदर्भवादी राजकीय पक्ष व संघटनेच्या वतीने आज एक दिवसीय सांकेतिक उपोषणाला माझ्यासोबत शेकडो कार्यकर्ते या ठिकाणी सहभागी झालेले आहेत आणि या आंदोलनाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आम्ही या ठिकाणी इशारा देऊ इच्छितो की ज्यांनी आपल्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यामध्ये भारतीय जनता पक्षाने विदर्भ राज्याची भूमिका स्पष्ट केली होती व आम्ही सत्तेत आल्यानंतर आम्ही विदर्भ राज्य देणार असं आश्वासन ज्यांनी दिलेलं होतं त्यांना तो विसर पडलेला आहे. आणि म्हणूनच महाराष्ट्रामध्ये जेव्हा 2-3 दिवस विधानसभेमध्ये विदर्भाच्या संदर्भामध्ये मागणी झाली त्यावेळेस माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी असं म्हटलं की मी अखंड महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री आहे. म्हणजे त्यांनी पुढे असं म्हणायला हवं होतं की मी अखंड महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री जरी असलो तरी मी विदर्भवादी आहे आणि मी विदर्भ राज्याचा समर्थक आहे असं त्यांना विसर पडल्यामुळे आमची फार मोठी नाराजी झालेली आहे. आणि बहुजन रिपब्लिकन एकता मंचनी ज्या भारतीय जनता पक्षाला फक्त विदर्भाच्या मुद्द्यावर राजकीय समर्थन दिलं होतं त्या सर्व गोष्टीला लक्षात घेता आज आम्ही त्यांना या आंदोलनाच्या माध्यमातून निर्णायक असा इशारा देऊ इच्छितो की येणाऱ्या अधिवेशनापर्यंत जर भारतीय जनता पक्षाने आपली भूमिका स्पष्ट केली नाही तर येणाऱ्या विदर्भाच्या नागपूर या ठिकाणी असणाऱ्या अधिवेशनाला विदर्भवादी लोक सर्व संघटना आणि सर्व राजकीय पक्ष जे आहेत ते एकत्रित येऊन या ठिकाणी विधानसभा चालू देणार नाही अशा पद्धतीचा इशारा या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आम्ही देऊ इच्छितो. इसके साथ ही शहर में अन्य संगठनों ने भी मोर्चे खोले. राष्ट्रीय जन स्वराज्य पार्टी ने भी रैली निकालकर स्वतंत्र विदर्भ राज्य की मांग की. ये रैली पारडी बाजार चौक से शुरू हुई और नागपुर शहर का भ्रमण कर अन्ना भाऊ साठे चौक दीक्षा भूमि के पास समाप्त हो गई. इस रैली में कई लोग शामिल थे जो स्वतंत्र राज्य की मांग को लेकर चल रहे थे. सर, राष्ट्रीय जन स्वराज्य पार्टी ने इसलिए ये विदर्भ राज्य मांगने का कामकाज आयोजन किया था. उसकी वजह है कि हम हमारे विदर्भवासी जो लोग हैं हमारे गोशी खुर्द प्रकल्पों को 1984 से बन रहा है पर आज तक ये पूरा नहीं हुआ और हमारे खेती वालों को उसका आज तक के मुआवजा तक के नहीं मिला. पर वहाँ पूना और पश्चिम महाराष्ट्र में लवासा समान सिटी 3 वर्ष में निर्माण हो जाती है. हमारे यहाँ मिहान समान प्रोजेक्ट निकला हुआ है, पिछले 20 साल से वो पूर्ण नहीं हुआ. पर वहाँ पे पूना बॉम्बे के शहरों में जैसे वहाँ वाघोली, चिचवड़, पिंपरी, निगड़ी, आकोड़ी ये सब गांव थे पर पिछले 7-8 सालों में इन गांवों का विकास हुआ है और पूर्णतः वो गांव विकासशील हो गए. पर हमारे विदर्भ की जनता के पूरे गांव जहां पर सरकार ने सुविधा देनी चाहिए सरकार वह दे नहीं पाती करके हमारे शेतकरी बंधु आत्महत्या कर रहे. वो आत्महत्या को रोकने के लिए हमें लगता है हमारे
विद्युत के जो बिल ज़्यादा आते हैं वो बिल के ऊपर से भी हमको हमारी जनता को बचाना है। मेट्रो के अंदर 8,650 करोड़ रुपए, नागपुर महानगर पालिका अंदर 1,288 करोड़ रुपए विदेशी धन लाके ये काम कर रहे हैं। और आने वाले अप्रैल में ये हमारे नागपुर महानगर पालिका के जनता पर टैक्सेशन बैठाने जा रहे हैं। तो हम नहीं चाहते कि हमारी जनता पर टैक्स बैठे, हमारी जनता सुखी संपन्न रहे। इसके लिए हमने हमारी जनता के साथ में चर्चा की। हमने बोला कि हम लोग हमारा विदर्भ राज्य अलग लेंगे तो ही हमारे न्याय देने की प्रक्रिया हमारे साथ में आएंगी। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनके 125वीं वर्ष दिन के इसमें बाबा साहेब के विचारों के छोटे राज्यों की निर्मित, यह कल्पना बाबा साहेब ने 1956 में की थी। उस संकल्पना को साकार करना और बाबा साहेब को के माध्यम से जनता को वो 125वें वर्ष में भेंट देना, ये हमारे राष्ट्रीय जन स्वराज्य पार्टी का मुख्य लक्ष्य है। बसपा के महाराष्ट्र प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष, बहुजन एम्प्लॉयज फेडरेशन के संस्थापक अध्यक्ष और आम्बेडकरी आंदोलन के वरिष्ठ नेता श्री कृष्ण उबाळे का सोमवार रात दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। रविवार को दिल का दौरा पड़ने के बाद उबाळे को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। श्री कृष्ण उबाळे, इनका जन्म 10 मई 1947 में हुआ। उन्होंने अपने जीवन में आम्बेडकरी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। वो 1978 से बामसेफ में थे। उसके बाद बीएसपी महाराष्ट्र प्रदेश के पहले अध्यक्ष बने। वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से भी जुड़े थे। उन्होंने बहुजन एम्प्लॉयज फेडरेशन की स्थापना की थी और वो इसके जरिए आम्बेडकरी आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। उन्होंने अपने जीवन में आम्बेडकर जनता के लिए और आम्बेडकरी आंदोलन के लिए बहुत बड़ा कार्य किया। मैं शेषराव रोकड़े, आम्बेडकरवादी रिपब्लिकन पार्टी का संगठन सचिव के तहत मैं बोल रहा हूँ। माननीय उबाळे साहब, इन्होंने बहुजन समाज पार्टी और बामसेफ में 81 से लेके 98 तक कार्य किया। वो कम से कम करीब 10 साल बहुजन समाज पार्टी के महाराष्ट्र राज्य के अध्यक्ष रहे। उबाळे साहब ने अभी तक समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है और इस योगदान का आम्बेडकरी जनता को पूरा उन्होंने लाभ उठाया है। और उनका जब 9 अगस्त को रात को 1 बजे देहांत हुआ, उसके लिए हम पूरी समाज के तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। त्यांच्या निधनामुळे समाजाची खूप मोठी हानी झालेली आहे। त्यांचे केलेलं योगदान सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक या सगळ्या पातळ्यावर जे बाबासाहेबांना अपेक्षित होतं, त्या खऱ्या मार्गाने जर चालायचं असेल तर उबाळे साहेबांशिवाय नेता आम्हाला अजूनही मिळालेला नाही आहे। आणि ही त्यांची वैशिष्ट्यपूर्ण असल्यामुळे मी अमरावती बहुजन एम्प्लॉयज फेडरेशनच्या वतीनं आणि आंबेडकरवादी रिपब्लिकन पार्टीच्या वतीनं मी माझ्या फॅमिलीच्या वतीनं आणि संपूर्ण अमरावती युनिटच्या वतीनं त्यांना हार्दिक श्रद्धांजली देतो। जय भीम। वो अपने आखिरी सांस तक आम्बेडकरी आंदोलन का कार्य करते रहे। दिल का दौरा पड़ने के कारण सोमवार की रात को उनका इलाज के दौरान ही अस्पताल में देहांत हो गया और आम्बेडकरी जनता ने अपना एक वरिष्ठ कार्यकर्ता खो दिया। कृष्णाजी ब्राह्मणकर, मैं 85 तक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में नौकरी करता था। 85 में नौकरी छोड़ने के बाद ये कांशीराम के मिशन में अटैच हुआ और उबाळे साहब के नेतृत्व में जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में मैं काम करने लगा। उन्होंने पहले ही मुझे भंडारा जिला का बीएसपी का अध्यक्ष बनाया था। तब से वो मूवमेंट के साथ उनसे जुड़ा रहा और देवरी से बम्बई तक साइकिल मार्च का भी उन्होंने मेरे ऊपर प्रोग्राम दिया था। वो प्रोग्राम मैंने साइकिल चला के देवरी से मुंबई तक चलाया। उसके बाद में हर जिला अध्यक्ष होने के नाते पूरे महाराष्ट्र में जहाँ इलेक्शंस होते थे तो उबाळे साहब ने भंडारा जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए एमपी तक और महाराष्ट्र के हर कोने में उन्होंने भेजने की कोशिश की है। और हम उनके साथ, वो मेरे राजकीय गुरु भी बने थे कि तो उसके पहले मैं कृषि विभाग में सर्विस में था 85 तक। 85 अप्रैल के बाद में मैं बीएसपी में अटैच हुआ और फुले साहब अम्बेडकर इस मिशन का सही ज्ञान मुझे उबाळे साहब से ही मिला, क्योंकि तो मैं ओबीसी समाज से बिलोंग करता हूँ। मैं कुंभी समाज का होने के नाते से उन्होंने कुंभी के घर घर में
फुलेशाह अम्बेडकर कैसा जाने को होना, ये मुझे पढ़ाने की कोशिश की है। और स्टेज डेयरिंग के बारे में उन्होंने हर जगह, जो गली से दिल्ली तक, उन्होंने हर प्रोग्राम में अपने साथ मुझे रखा। और कांशीराम के हर प्रोग्राम में मैं जिलाध्यक्ष इस नाते से और महाराष्ट्र अध्यक्ष इस नाते से मैं उनके साथ हमेशा रहता गया। हम भी उनके साथ कंधे से कंधा लेके काम करते थे। बाद में हम कांशीराम के साथ रहे और उबाले साहब, लेकिन हमारा जो एक नाता था, हाँ, तो मैं अपने फैमिली की ओर से, मैं अपना कुंभी समाज का प्रतिनिधि इस नाते से, और ओबीसी का अभी जो वर्क है कि तो बहुजन होने के नाते उन्हें हर ओबीसी को जोड़ने की कोशिश किया, SC ST NT को, तो उस नाते से उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। उबाले साहब का जन्म 10 मई 1947 में हुआ और उबाले साहब का जो जीवन कार्य है वो बड़ा लंबा सफ़र का कार्य है। करीब 40-45 साल उन्होंने अम्बेडकरी मूवमेंट में गुजारे। उबाले साहब का जो कौटुंबिक और आर्थिक जो ये काम था वो बहुत ही गरीब था और उन्होंने 1978 से बॉम्बशिप से लेके BSP तक और BSP से लेके अम्बेडकरवादी रिपब्लिकन पार्टी और उन्होंने बहुजन एम्प्लॉयज़ फेडरेशन का एक फुलेशाह अम्बेडकर करी विचारों का एक कामगार संगठन उन्होंने बनाया और उन्होंने काफ़ी कन्याकुमारी से लेके दिल्ली तक कांशीराम जी को बहुत बड़ा योगदान उन्होंने दिया। इतना ही नहीं तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो रिपब्लिकन पार्टी है वो रिपब्लिकन पार्टी की सही नींव उन्होंने अपने 40-45 साल के जीवन में उन्होंने अपने पूरे अम्बेडकरी समाज के लिए उन्होंने बही है। तो उबाले साहब का आज तारीख 9 तारीख सुबह 1 बजे, पहाटे 1 बजे उनका निधन हुआ। उनका निधन होने से अम्बेडकरी मूवमेंट को सही चलाने वाले जो विचारों पे जो लोग हैं और मूवमेंट का जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उसके लिए हम एक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिन के रूप में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में आदिवासी एकता परिषद आदिवासी संगठन SC ST की ओर से आदिवासी दिन मनाया गया, जहां जल जंगल और जमीन के अधिकारों से आदिवासियों को वंचित रखने की बात भी कही गई। संघवत राष्ट्र संघ ने 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया और 9 अगस्त 1995 में पहला विश्व आदिवासी दिन मनाया गया। आदिवासियों के अधिकारों और जल जंगल जमीन को संरक्षित करने के लिए और आदिवासियों की अस्मिता और आत्मसम्मान को बचाने के लिए आदिवासी दिन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किए गए। आदिवासी बहु क्षेत्र में जिला प्रशासन की ओर से पहली बार स्कूलों को छुट्टी दी गई। सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी ओर से सभी आदिवासी भाइयों को बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं हैं। इस दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी को एक होना चाहिए और एक होकर नई क्रांति लाना चाहिए और इस अवसर पर सभी लोगों को ये प्रण करना चाहिए कि हम हमारे समाज में जो नशा मुक्ति आंदोलन छेड़े और नशा मुक्त भारत करें और सभी में जागरूकता आए, हम अपने अधिकारों के लिए लड़े और सब मिलकर इस देश का विकास करें। यही मेरी जो है आज के दिवस के उपलक्ष्य में। SC ST के लोग विश्व आदिवासी दिवस मनाने जा रहे हैं। मैं इस दिवस के उपलक्ष्य में तमाम इस भारत के मूल निवासियों को शुभेच्छा देना चाहता हूं। आज का दिन जो है हम लोगों के लिए संकल्प का दिन है। हम लोगों को इस देश में जल जंगल और ज़मीन से अलग किया जा रहा है, शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, रोजगार से अलग किया जा रहा है। तो इस दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी लोगों ने यह संकल्प लेना चाहिए कि जिन लोगों ने तुम्हारी समस्याएं निर्माण की है वो लोग तुम्हारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। इसलिए एक प्लेटफॉर्म पर आके बाबा साहब की विचारधारा वाला भारत बनाने में हम विचार करें। आदिवासी दिवस पर बुरहानपुर में आयोजित कार्यक्रम में आदिवासियों के अधिकार और उनके आत्मसम्मान को बचाते हुए समाज में एक योग्य स्थान देने पर विशेष जोर दिया गया। पहली बार जिला प्रशासन और अन्य प्रशासन द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ आदिवासी बाहुल्य
क्षेत्र है वहाँ पर छुट्टी घोषित की गई है। मैं सभी जिला प्रशासन का धन्यवाद देता हूँ। और आज पहली बार इस सुखद घड़ी का हम सभी लोग अनुभव कर रहे हैं कि हम विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं। मैं सभी अपने अनुसूचित जाति और जनजाति के सभी भाइयों से निवेदन करूंगा कि आगामी जब भी हम लोग आदिवासी दिवस मनाएं, जिस प्रकार से हमारे पर्व है, दिवाली है, दशहरा है, रक्षाबंधन है, उसी प्रकार से हम लोग ये आदिवासी दिवस मनाएं। और इस बार तो शुरुआत है। सारे आदिवासी समाज और हमारे अजाक समाज के लिए बड़ी खुशी का बात है कि आज 9 अगस्त को भारत के साथ ही विश्व में आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। और हमें आशा है कि आगामी आने वाले दिनों में जैसे दिवाली और रक्षाबंधन ऐसे त्यौहार मनाए जा रहे हैं, इसी प्रकार मनाया जाएगा। और भारत, मध्य प्रदेश नहीं, भारत सारे संसार में इसको अवकाश घोषित कर दिया जाएगा। और ये जो जागरूकता आ रही है, निश्चित रूप से समाज में आगे बदलाव आएगा। अपने हितों के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है कि समाज आगे उन्नति करेगा, प्रोग्रेस करेगा। और इसी के साथ में सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। बहुत शुभ अवसर है, खूबसूरत दिन है। हम सब सामाजिक रूप से एक होने के लिए, एक सामाजिक क्रांति लाने के लिए समाज में, ये हमारे लिए बहुत अच्छा अवसर है। इससे हमें अच्छी तरह से उपयोग करना है और समाज में क्रांति लाना है, जिससे हम सब अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ सकें और हम लोगों का भी समृद्ध तरीके से, अच्छे तरीके से विकास हो सके। बारिश के मौसम में स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मुंबई शहर के अंबरनाथ के SICES डिग्री कॉलेज ने बीमारियों से बचने के लिए स्वच्छता मुहिम चलाते हुए अंबरनाथ स्टेशन पर झाड़ू लगाकर कचरा साफ किया। बारिश के मौसम में साफ सफाई को नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है और इस मौसम में बीमारियों से बचने के लिए मुंबई शहर के अबनाथ स्थित SICES डिग्री कॉलेज ने अबनाथ स्टेशन के परिसर में स्वच्छता की मुहिम चलाई, जिसके तहत छात्रों ने रेलवे स्टेशन का कचरा उठाते हुए झाड़ू लगाया और यात्रियों को परिसर स्वच्छ रखने की अपील की। हाय, आम्ही SICES कॉलेजमधून आज आलो आहे। मी इकडे सगळे आम्ही इकडे NSS प्रोग्रामसाठी, NSS सगळे विद्यार्थी आहे आणि मी क्लिनिनेस प्रोग्रामसाठी आहे। आम्ही यूथपासून हे स्टार्ट करायचा आमचा विचार आहे, म्हणून मी NSS स्वतः मी रेल्वे स्टेशन म्हणजे अंबरनाथमध्ये आहे, आम्ही इकडे आलोय, सगळे साफ करत आहे आणि सगळ्यांना जे मोठे मोठे लोक आहेत सगळे आम्हाला बघून जात आहेत की हे पोरं करत आहेत, मग आम्ही काय नाही करू। म्हणजे आमच्यासाठी एक मोठा मोटिवेशनल आहे की आम्ही दुसऱ्यांना शिकवतो आणि हे कोण करू शकतो, हे कोण करू, आम्ही युवाच करू शकतो। म्हणून आम्ही आमच्यापासून स्टार्ट केले इकडे अंबरनाथपासून आणि नक्की सगळीकडे सगळे लोक बघताय, ते पण आपल्या घरी जाऊन सांगणार की हा असं केलं, आम्ही पण करायला पाहिजे। आता तिकडे बाहेर कचरा टाकत होते ते पण अरे नको टाकू, ते पोरं साफ करताय, माझा पण पोरगा आहे तो असं साफ करायला आवडेल का। पण तसं इकडे चालू आहे, सगळं स्थिती चांगलं चालू आहे आणि आय एम थँकफुल फॉर SICES कॉलेज अँड फॉर NSS फॉर गिविंग अ चान्स टू डू दिस प्लॅटफॉर्म, फॉर गिविंग दिस चान्स टू मोटिवेट अदर्स बाय यूथ। थँक्यू। आपण बघत आलो की मुली फक्त घरातल्या साफसफाई करत होत्या, पण आता तसं नसून NSSच्या माध्यमातून आम्हाला SICES डिग्री कॉलेजमधून आम्हाला मुलींना घराच्या बाहेरच नाही तर कॉलेजच्या बाहेर आणून आम्हाला सगळी साफसफाई करायला लावली। हे म्हणून नाही की एक साफसफाई करा, आपल्याला कोणतरी चांगलं बोलेल म्हणून नाही। आज उद्या आपला परिसर चांगला झाला तर ते आपल्यासाठी चांगलं आहे। पावसाळा चालू आहे, रोगराई पसरली आहे, पण ते आम्ही छोट्या मुलांपासून सुरुवात करू, म्हणून जाऊन पुढे मोठ्यांना लाज वाटेल की ती पोरं करू शकतात, आपण घरातली साफसफाई करू, मर्यादित न राहता बाहेरची पण केली पाहिजे। जागतिक आदिवासी दिन के उपलक्ष्य में नांदेड़ में आदिवासी दिन बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर रैली निकाली गई, जिसमें आदिवासी बांधव पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए और लोक नृत्य करते हुए इस दिन का उत्साह मनाया। जागतिक आदिवासी दिन का उत्साह देश भर में मनाया जा रहा है। नांदेड़ जिले में आदिवासी दिन पर शासकीय आदिवासी छात्रावास के छात्रों ने रैली निकाली, जहां पारंपरिक आदिवासी लोक नृत्य करते हुए छात्रों ने अपनी पारंपरिक वेशभूषा धारण की। इस रैली की शुरुआत महात्मा फुले की प्रतिमा को माल्यार्पण कर की गई। वहीं अपनी लोक कला को लोगों तक पहुंचाने के लिए छात्रों ने प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस रैली का आयोजन शासकीय आदिवासी छात्रावास की गृहपाल जसबी लोने, सामाजिक कार्यकर्ता आनंदराव ढोबड़ और विद्यार्थी प्रतिनिधि ने किया। आज का आदिवासी दिन पूरे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है और यहाँ नांदेड़ में हम बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। यहाँ 3 वसतिगृह है शासकीय से, जिसमें एक लड़कियों का और 2 लड़कों के है और ये पूरे बच्चे हैं, पूरे जोश से आज का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसमें सामाजिक कार्यकर्ता ढोकड़े जी है और हमारे यहाँ के बहुत सब आदिवासी जन है और
बाहर से भी बहुत कार्यकर्ता है यहाँ से नांदेड़ में आज बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। युवा लोगों के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो कुछ भी भारत के आदिवासियों की युवा बच्चे हैं, जो कुछ एजुकेशन स्टडी करने वाले बच्चे हैं, उन्होंने इस दिन का बहुत बड़ी धूमधाम से इस देश को मनाना चाहिए, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाले जो बच्चे हैं, आने वाले जो स्टूडेंट वर्ग है, उनको मालूम होना चाहिए कि जो हमारे भाई बहन थे, हमारे जो पूर्वज थे, हमारी जो आदिवासी संस्कृति है, इस संस्कृति के बारे में उनको भी पता चलना चाहिए। इसलिए आज के जो युवा पीढ़ी है वो सबसे ज़्यादा इस दिन को मनाया जाए। भारत को स्वतंत्र करने के लिए जिन क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, ऐसे क्रांतिकारियों को 9 अगस्त यानी क्रांतिकारी दिन के उपलक्ष्य में बुल्ढाना के तहसील और शहर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त विद्यमान से पुष्पचक्र अर्पण कर अभिवादन किया गया। 9 अगस्त 1942 में देश में भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा गया और तब से इस दिन को क्रांति दिन के तौर पर जाना जाता है। बुल्ढाना शहर में तहसील और शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से शहीदों को पुष्प चक्र देकर अभिवादन किया गया। इस दौरान बुल्ढाना के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री राहुल बोंद्रे, बुल्ढाना विधानसभा मतदार संघ के विधायक श्री हर्षवर्धन सबकाल, पूर्व विधायक बाबाराव पाटील सहित कई मान्यवर मौजूद थे। हुतात्मा सिद्धेश्वर विनायक गोरे यांच्या हुतात्म्याला अभिवादन करण्याकरता आणि त्या माध्यमातून तमाम स्वातंत्र्य संग्रामातील हुतात्म्यांना अभिवादन करण्याच्या अनुषंगाने हुतात्मा स्मारक बुलढाणा या ठिकाणी बांधलेले आहे। हे स्मारक दरवर्षी देशभक्तांना, राष्ट्रभक्तांना आणि हुतात्म्यांना अभिवादन करण्याकरता, नमन करण्याकरता असणारी ही पावन अशा स्वरूपाची भूमी आहे। या ठिकाणी येऊन देशाला आपल्या स्वातंत्र्य कसं मिळालं याची आठवण आपण सर्वांनी करून घेणं आणि त्याचं भान ठेवून भारतीयत्व असण्याचा धर्म आपण निभावणं याची प्रेरणा सातत्याने इथून दरवर्षी आपल्याला घेऊन जायची असते। आणि याही वर्षाच्या निमित्तानं या ठिकाणी तमाम देशाच्या स्वातंत्र्याकरता हुतात्मा पत्करणाऱ्या सर्वांना या ठिकाणी विनम्र स्वरूपाचे अभिवादन या ठिकाणी आम्ही करीत आहोत। सोबतच त्यांचं जे स्वप्न होतं ते स्वप्न पूर्ण करण्याच्या अनुषंगानं आणि संविधानाला अभिप्रेत असणारा देश निर्माण करण्याकरता कटिबद्धता या निमित्तानं आम्ही व्यक्त करतो। आज 9 ऑगस्ट क्रांती दिन, हुतात्मा सिद्धेश्वर गोरे आणि या देशाचं स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी या देशभरामध्ये जे काही हुतात्मे झालेत त्या सगळ्यांना अभिवादन करण्यासाठी बुलढाणा जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीनं आज आम्ही सगळी इथे जमलोत। या सर्व हुतात्म्यांना आम्ही जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीनं अभिवादन केलं आहे। या देशाचं स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी इंग्रजांविरुद्ध लढत असताना अनेक जणांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली आहे। अनेक जण तुरुंगात गेले, अनेक जणांनी अनेक कष्ट भोगलेत आणि या सगळ्यांच्या प्रयत्नांमुळं या देशाला स्वातंत्र्य मिळालं आहे। या देशाचं स्वातंत्र्य मिळत असताना काँग्रेसनी प्रचंड मोठं योगदान दिलेलं आहे। हे योगदान नाकारून चालणार नाही। काँग्रेसनी आणि काँग्रेसच्या माध्यमातून अनेक जणांनी या देशाच्या अनेक त्यावेळेसच्या नागरिकांनी स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये योगदान दिलेलं आहे। देशाला स्वातंत्र्य मिळालं आहे आणि मिळालेलं स्वातंत्र्य जे आहे हे आता टिकवणं देखील अत्यंत महत्त्वाचं आहे आणि म्हणजे सुराज्य निर्माण करणं हे देखील अत्यंत महत्त्वाचं आहे आणि ती देखील भूमिका काँग्रेस निश्चित बजावते। मी आमच्या सर्व काँग्रेसच्या कार्यकर्त्याच्या वतीनं हुतात्म्यांना अभिवादन करतोय आणि त्यासोबतच या देशामध्ये स्वातंत्र्य टिकवणं आणि सुराज्य निर्माण करणं याचं काम काँग्रेसचे तमाम कार्यकर्ते करतायत। त्यांना देखील मी निश्चितपणे या दिवशी हा संदेश देईल की हे काम सतत आपण करत राहिलं पाहिजे। 9 ऑगस्ट हा क्रांती दिन आणि त्याचबरोबर जागतिक आदिवासी दिन म्हणूनही साजरा केला जातो। सर्वप्रथम क्रांती दिनाच्या आणि जागतिक आदिवासी दिनाच्या सर्व जनतेला महाराष्ट्र प्रदेश महिला काँग्रेस कमिटीच्या वतीने हार्दिक शुभेच्छा देते। आजच्या दिवशी आपण या ठिकाणी बुलढाणा येथे हुतात्मा दिवंगत सिद्धेश्वरजी गोरे यांना अभिवादन करण्यासाठी आम्ही सर्वजण जमलेलो आहोत। ज्या ज्या महामानवांनी, ज्या ज्या शूरवीरांनी देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी हौतात्म्य पत्करलं त्या सगळ्यांना अभिवादन करण्यासाठी आम्ही सर्वजण या ठिकाणी उपस्थित आहोत। खरं म्हणजे हे सर्व वीर महापुरुष जर लढले नसते, यांनी आपल्या प्राणाची आहुती जर दिली नसती तर आजचं स्वातंत्र्य आपल्याला तमाम जनतेला पाहायला मिळालं नसतं। त्यामुळे पुन्हा एकदा त्यांच्या स्मृतीला अभिवादन करतो। त्याचबरोबर आजचा हा दिवस
मराठी रंगभूमीचा दीपस्तंभ जे संगीत सूर्य केशवराजी भोसले आहेत, त्यांचा जन्मदिवससुद्धा आहे. त्यांच्या 126व्या जयंतीदिनी त्यांनाही अभिवादन करतो आणि पुन्हा एकदा महाराष्ट्र प्रदेश महिला काँग्रेस कमिटीच्या वतीने तमाम जनतेला शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. महाड़ जिले के सुधाकर पाली तहसील में महिला सक्षमीकरण के तहत राजस्व विभाग महाराष्ट्र शासन के अंतर्गत 7/12 के मुद्दे पर महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया. 1 अगस्त से 7 अगस्त तक आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न मुद्दों पर महिलाओं को जानकारी दी गई. महाड़ के सुधागढ़ पाली में 1 अगस्त से 7 अगस्त तक महिला सक्षमीकरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया. महाराष्ट्र सरकार राजस्व विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में तहसीलदार BN निम्बाळकर ने सभी महिलाओं का मार्गदर्शन किया. शासन द्वारा महिलाओं के लिए चलाई गई जन कल्याणकारी योजना को सिर्फ कागजों पर न चलाते हुए लाभार्थियों तक पहुंचाने की बात भी कही गई. महाराष्ट्र शासनाच्या निर्देशानुसार आणि माननीय जिल्हाधिकारी मॅडम श्रीमती शीतल ओकले टेलिंग मॅडम यांच्या निर्देशानुसार या ठिकाणी आज 1-8 ते 7-8 या आठवड्यामध्ये महिला सक्षमीकरण करण्यासाठी आपण सप्ताह आयोजित केलेला आहे. या सप्ताहांतर्गत महिलांसाठी माझी कन्या भाग्यश्री योजना, कौटुंबिक सहचार महिलांचे संरक्षण, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, अटल पेन्शन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आणि आदिवासी भागातील गरोदर स्त्रियांना स्तनदा माता एक वेळ चौरस आहार योजनेसाठी भारतरत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यांची अमृत आहार योजना, या योजनेसंदर्भात एकूण 27 योजना या ठिकाणी आपण या महिला कार्यक्रमाच्या अंतर्गत वाहूक केलेला आहे. आणि या योजनांचं विविध खात्यातील अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडे असलेल्या योजनांचं माहिती या ठिकाणी देण्यात आलेली आहे. माननीय जिल्हाधिकारी महोदया शीतल तेलुगुळे मॅडम, बागडे साहेब यांच्या निर्देशानुसार आणि सन्माननीय तहसीलदार निंबाळकर सर, सांगलेराव साहेब यांच्या मार्गदर्शनानुसार सुधागड तहसील कार्यालयाअंतर्गत आतोली मंडळ स्तरावर आम्ही महिला सक्षमीकरणाचा मेळावा आयोजित केला होता. या मेळाव्यामध्ये सर्व विभागांतर्गत महिलांसाठी असणाऱ्या योजनांचा प्रसार व प्रसिद्धी देण्यात आले. तसेच महसूल विभागाअंतर्गत 10 लाभार्थ्यांना सातबाराचं वितरण, एका लाभार्थ्याला शिधापत्रिकेचं वाटप, तसेच जून 2016मध्ये नैसर्गिक आपत्तीने बाधित झालेल्या नागरिकांना धनादेशाचं वाटप करण्यात आले. तसेच वन विभाग आणि महसूल विभागाच्या संयुक्त विद्यमानाने 10 महिला भगिनींना वृक्ष लागवडीसाठी वृक्ष भेट देण्यात आली. देश भर में दलितों और मुसलमानों पर बढ़ते अत्याचार के विरोध में छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीरा चांपा जिले के दलित समाज द्वारा विरोध रैली निकाली गई. यह रैली चांपा जिले के डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा से कलेक्टर ऑफिस तक निकली और राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया. महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश, गुजरात हो या मध्य प्रदेश, देश के हर कोने से लगातार दलित अत्याचार की खबरें सामने आ रही है, जहां दलितों को पशुओं की भांति सरेआम पीटा जा रहा है. और इन्हीं बढ़ते अत्याचार के विरोध में छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के दलित समाज ने रैली निकाली. नारे लगाते हुए यह रैली कलेक्टर ऑफिस पहुंची, जहां राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया. जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में आई है और जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ दलित, मुसलमान और पिछड़ों, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ा है. तो इसी के विरोध में हम छोटी सी एक धरना प्रदर्शन आज इसके विरोध में रखे हैं कि किसी को कानून के सिवाय किसी को अधिकार नहीं है कि कोई गौ हत्या करने वालों को सज़ा दे या किसी प्रकार के अपराधी को सज़ा देने का अधिकार केवल कानून को है. तो कानून को हाथ में लेकर विश्व हिंदू परिषद और RSS जो मुट्ठी भर लोग हैं वो देश के बहुसंख्यक दलितों के ऊपर अत्याचार अब जोरों पे चल रही है. इसके विरोध में हमारी छोटी सी धरना है. ये समझ जाए उन अपराधी को ऐसा सज़ा दे ताकि दोबारा इन भारत के मूल निवासियों पर कोई मुट्ठी भर लोग हाथ न उठा सके. अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर उग्र आंदोलन होगी. फिर या देश में वो विश्व हिंदू परिषद या RSS के हिंदू लोग रहेंगे या भारत के दलित रहेंगे. ये तो अभी शुरुआत है. इसके बाद अगर हमारे दलितों समाज के आदिवासी मुसलमानों के ऊपर में अगर अन्याय अत्याचार होता है तो ये बात पूरे देश के कोने कोने में जाएगा और हमारे समाज में जो हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ में हम उग्र आंदोलन करेंगे. ये तो अभी शुरुआती दौर में अगर सरकार हमारे साथ जो हो रहे अन्याय अत्याचार के विरोध में कार्रवाई करे, जो दोषी उनको सजा दे, हम ऐसी अपेक्षा करते हैं. नहीं होगा इसके और उग्र आंदोलन इस देश में किया जाए. पर हो रहे अन्याय अभी वर्तमान में जो है
फेलोशिप का, आदिवासी छात्रों का फेलोशिप सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया है। नेट का भी बंद कर दिया गया और अभी बिहार में जो सरकार का गुंडागर्दी अभी देखा ही जा रहा है। तो ये जो है केंद्र सरकार इस तरह के गुंडागर्दी का सपोर्ट कर रहा है। इनके खिलाफ ये हम आज छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को लेके ये आंदोलन कर रहे हैं और सरकार अगर आगे कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो और आंदोलन उग्र किया जाएगा। वर्षावास की शुरुआत होते ही विहारों में धम्म से जुड़े कई उपक्रम चलाए जाते हैं। नांदेड़ के विशाखा महिला मंडल की ओर से विशाखा बुद्ध विहार में भंते पय्यारत्न के मार्गदर्शन में कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहां बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ का पठन किया गया। वर्षावास की शुरुआत होते ही बौद्ध अनुयायी विहारों में कार्यक्रम आयोजित कर धम्म का प्रचार प्रसार करते हैं। नांदेड़ के विशाखा बुद्ध विहार में महिला मंडल की ओर से वर्षावास के दिनों में रोजाना धार्मिक उपक्रम चलाए जाते हैं। भंते पप्पा बोधि इनके मार्गदर्शन में बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ का पठन किया गया और बाबा साहब के जीवन कार्य पर मार्गदर्शन किया गया। मैं प्रेमिला ताई ढोळे विशाखा महिला मंडल के अध्यक्ष हूँ। यहाँ आषाढ़ पूर्णिमा से वर्षावास शुरू है। पय्यारत्न जी, भंते जी यहाँ वर्षावास के काल में 3 महीने वर्षावास अधिष्ठान लेते हैं। 3 महीने बुद्ध एंड धम्म इसका पठन करते हैं और सभी उपासक उपासिका वो टाइम पे यहाँ आते हैं और जो ही उपासक उपासिका है वो 3 महीने यहाँ अष्टशील का पालन करते हैं, उपोषित करते हैं। घर में बैठकर महिला जो ही सुन रही है उन्होंने हर बुद्ध विहार में उन्होंने जाना और बुद्ध विहार में जाके वहाँ जाके बुद्ध एंड धम्म वो जो ग्रंथ चालू है वहाँ जाके सुनना और आचरण करना उनका उसका, यही मैं घर में बैठे वाले महिलाओं पुरुषों को बताना चाहती हूँ। जो भगवान बुद्ध के समय से चली आ रही है परंपरा, जब बुद्ध के समय भी भिक्षु किसी भी विहार में गुफा में इकट्ठा होकर जो बड़े भिक्षु थे वो बड़े भिक्षु छोटे भिक्षुओं को ज्ञान देते थे, जीवन जीने का मार्ग बताते थे। उसी हिसाब से उसी परंपरा के अनुसार हम अभी भी बुद्ध की शिक्षा सब लोगों को सिखाने के लिए, सब लोगों को समझ में आने के लिए अभी भी वही परंपरा से विहार में वर्षावास की जो पूर्णिमा आती है आषाढ़ पूर्णिमा को अधिष्ठान करके हम ऐसी एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि ये 3 महीने में हम खुद ही धम्म आचरण करेंगे, खुद ही धम्म के मार्ग पर चलेंगे और जो परिसर में उपासक उपासिका आए हैं उनके भी हित के लिए कुछ धम्म बताएंगे, उनसे भी आचरण में धम्म कैसा लाएंगे वो सब प्रयास करेंगे। उस समय में सब उपासक उपासिकाएँ 3 महीने उपासना करती है और कोई शारीरिक बीमारी के वजह से महीने में 4 उपासना करते। ज़्यादा से ज़्यादा जो बुद्ध ने बताया है धम्म आत्मसात करने के लिए, जो बुद्ध ने धम्म बताया, आदि कल्याणं मध्य कल्याणं पर्यवसानं कल्याणं सत्य सब्ब व्यंजनं केवल परिपूर्णं परिशुद्धं ब्रह्मचर्यं पकासेति ब्रह्मचर्य की ओर ले जाने के लिए ये सब 3 महीने का कालावधि उपासक उपासिकों के लिए हितकारी है। आज के जय भीम इंडिया में फिलहाल इतना ही, फिर होगी मुलाकात। जय भीम।